तो अपने पास एक हॉरिजॉन्टल डिस्क है जिसका रेडियस है r, और ये डिस्क अपने इस एज से पास होकर जाने वाले वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता है। और ये जो एक्सिस है वो वर्टिकल के साथ साथ स्टेशनरी भी है ना, स्टेशनरी भी है। Along the circumference of the disk, a particle of mass small m moves with a velocity that is constant relative to the disk. तो दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अपने पास एक छोटा सा मास भी है m, और वो अपने डिस्क के सर्कमफ्रेंस के अलोंग मान लो v के वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑब्वियसली डिस्क के टैंजेंट के अलोंग होगा। तो v कैसा है? पहली बात तो ये कांस्टेंट है। दूसरी बात, ये मेजर किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। एट द मोमेंट when the particle is at the maximum distance from the rotation axis, the resultant of inertial forces F in acting on the particle in the reference frame fixed to the disk turns into zero। मतलब ये है कि जब हमारा पार्टिकल इस एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, मतलब कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर है यहाँ पे, इस मोमेंट पर अगर मैं अपने डिस्क से अटैच्ड एक रेफरेंस फ्रेम ले लूँ तो उस फ्रेम में इस पे जो भी इनर्शियल फोर्सेज हो सकते थे सबका वेक्टर सम 0 है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू द डिस्क। तो हमें अपने पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है रिलेटिव टू द डिस्क। अब देखिए, पार्ट बी हम लोग बाद में करेंगे। अभी क्वेश्चन में ये कह रखा है कि हमने एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम लिया है जो अपने डिस्क के साथ अटैच्ड है। मैं काम करता हूँ, अपने रेफरेंस फ्रेम का जो जेड कोऑर्डिनेट है मैं इसके साथ उसको कोइंसाइड कर देता हूँ, और मेरा रेफरेंस फ्रेम ऑब्वियसली कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे रोटेट करेगा क्योंकि वो अपने डिस्क के साथ अटैच्ड है। अब समझो कि चूंकि हमारा फ्रेम इनर्शियल है, तो इनर्शियल फ्रेम में अपने बॉडी पर रियल फोर्सेज के अलावा, है ना, इनर्शियल फोर्सेज भी लगते हैं। इनर्शियल फोर्सेज में कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्यूडो फोर्स, दूसरा होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और तीसरा होता है कोरियोलिस फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग इन सारे फोर्सेस को यहाँ लिख देते हैं। समझो, पहली बात तो यह है कि स्यूडो फोर्स जो होता है अपने बॉडी पर लगने वाला, वो होता है -mW0, जहाँ W0 अपने फ्रेम का लीनियर एक्सेलरेशन है। तो अपना फ्रेम तो यहाँ पर फिक्स होकर के रोटेट कर रहा है, तो बेटा ये वाला तो 0 हो गया, तो स्यूडो फोर्स का काम खत्म। अब दूसरा मैं चलता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर देखिए, अब आपने ये पढ़ा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर वेक्टर रो के बराबर, जहाँ पर वेक्टर रो बेसिकली ओरिजिन से पार्टिकल का डिस्टेंस शो करता है। तो अपने इस पिक्चर में अगर तुम ध्यान दोगे तो ये वाला जो हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वेक्टर रो हो गया। चूँकि अपने डिस्क का रेडियस r है और ये डायमीटर हो गया, तो आप लिख सकते हैं वेक्टर रो इक्वल्स टू 2 वेक्टर r, ऐसे करके आप लिख सकते हो, है ना। डायरेक्शन किधर की तरफ होता है? ऑब्वियसली हम लोग ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि डायरेक्शन इसका इधर की तरफ हो जाएगा। ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, और रो के जगह पर 2r में ऐसे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन तो हमने देखो ऐसे एरो से दिखा ही दिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कोरियोलिस फोर्स होता है।
कोरियोलिस फोर्स, तो वो कोरियोलिस फोर्स के लिए क्या फार्मूला था? वो फार्मूला था 2m v क्रॉस ओमेगा। v क्या था? पार्टिकल का वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम। तो भैया पार्टिकल के वेलोसिटी रोटेटिंग फ्रेम में तो v दिया हुआ है ही है। अब जरा समझिए कि आपके इस कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, है ना? तो उसके लिए ये समझो, ये तुम्हारा डिस्क है, ये तुम्हारा एक्सिस है, यहाँ पे तुम्हारा मास था, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ था। इसको तुम यहाँ शिफ्ट कर दो, इधर भी हो गया, इधर ओमेगा हो गया, तो भी क्रॉस ओमेगा करोगे तो इधर की तरफ। कहने का मतलब है इस डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स का, है ना, बेसिकली डायरेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अच्छा, ये भी लिखते चले जाइए थोड़ा सा। इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2mv ओमेगा, क्योंकि v और ओमेगा के बीच में तो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल है ना। ओमेगा आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और यहाँ पर v जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना आपकी तरफ ऐसे पॉइंट कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड तो सिंपली 2mv हो गया। अब सोचो, क्वेश्चन में कहा है कि इन सारे फोर्सेज का वेक्टर सब जीरो हो जाना है। तो भाई साहब ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी दिया हुआ है अपोजिट। तो मेरे लिए हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर 2r इक्वल्स टू 2m v ओमेगा। तो m 2 और ये ओमेगा कट गया, v इज इक्वल टू ओमेगा r, ये निकल गया। समझो जरा, हमारा जो पार्टिकल है डिस्क के रिस्पेक्ट में उसके सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग इस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। मतलब कि अगर मैं, चूँकि मेरा फ्रेम अपने डिस्क के साथ अटैच्ड है, तो मैं अपने आप को अगर डिस्क पर खड़ा कर लूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे दिखाई देगा कि मेरा ये जो पार्टिकल है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर है तो उसको सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, वो रियल फोर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो फोर्सेज है इनर्शियल टाइप के वो तो कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्ट ए तो अब निकल गया कि जो एक्सेलरेशन है बेसिकली किसका, पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, वो इस पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो वो v स्क्वायर बाई आर लिखेंगे आप। v की वैल्यू ओमेगा आर है, आप जब रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर आर आपका ऐसे निकल गया। अच्छा, किधर की तरफ ये एक्ट करेगा? ये इधर की तरफ, सेंटर की तरफ ऐसे एक्ट करेगा। तो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट कहता है फाइंड द डिपेंडेंस ऑफ एफ इन ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। मतलब यह है कि जब मेरा पार्टिकल मूव करते हुए अपने एक्सिस से, जो मतलब वर्टिकल एक्सिस है, उससे आर डिस्टेंस पर है, उस मोमेंट पर जो उस पर इनर्शियल फोर्स लग रहा है उसको आर के फंक्शन के रूप में लिखना है ना, बेसिकली ये है। तो देखिए हम क्या करते हैं, बहुत आसान है ये भी। ये चलिए डिस्क है और पहले की तरह हमने यहाँ पर ये देखिए ये एक्सिस बना दिया। मान लो किसी मोमेंट पर पार्टिकल जो है आपका ये यहाँ पर है, तो पार्टिकल यहाँ पे है, ऑब्वियसली वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस है r, है ना। और मैंने अभी क्या बताया था कि अपना जो फ्रेम का कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका एक एक्सिस इसके साथ कोइंसाइड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, है ना। कितना लगेगा? अभी देखा है आपने m ओमेगा स्क्वायर
आर के बराबर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो निकल गया। दूसरा फोर्स क्या निकलना था? दूसरा फोर्स हमारा निकलना था कोरियलिस फोर्स, क्योंकि जो स्यूडो फोर्स था वो तो जीरो ही था। हमारा जो फ्रेम है उसका कोई भी लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक, चलिए अब जरा यहाँ फिर से आपको इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ सोचो कि ओमेगा जो है ये तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। ऐसे देखो, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा है। इस मोमेंट पर भी आपका ऐसे है, ये भी ऐसे, तो भी क्रॉस ओमेगा करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो फोर्स आएगा वो भी के भी परपेंडिकुलर होगा और ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि हमारे इस डिस्क के प्लेन में होगा, किधर की तरफ। अभी पीछे देखा था आपने, थोड़ा सा इसको आप यहाँ कर देंगे तो आपने देखा था कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड था हमारा कोरियलिस फोर्स। तो यहाँ भी सेंटर की तरफ ऐसे डायरेक्टेड हो जाएगा, है ना। ये देखिए सेंटर की तरफ ऐसे डायरेक्टेड अपना कोरियलिस फोर्स हो गया। और इसको मिला दीजिए आप, सोचिए जरा, ये वाला एंगल ले लीजिए थीटा। अच्छा, इधर की तरफ हो गया। कितना होता था? अभी तो हम लोगों ने निकाला था कि कोरियलिस फोर्स 2m भी ओमेगा के बराबर होता था, है ना। 2m भी ओमेगा के बराबर होता था। और हमने v इक्वल टू आर ओमेगा पहले ही निकाल रखा है। तो 2m ओमेगा स्क्वायर आर, ये हमारा कोरियलिस फोर्स हो गया। सोचो, अब एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो अगर मुझे नेट इनर्शियल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं इन दोनों फोर्सेज को वेक्टोरियली ऐड करूँगा। और उसके लिए हमको इन दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए जो कि है, और उनके बीच का एंगल चाहिए। तो यहाँ जरा देखिए, ये देखिए, अब थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस हो गया। तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा हो गया आपका। अब ये जो एंगल है जो दोनों फोर्सेस के बीच का है वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आप क्या निकालोगे? आपको निकालना है एफ इन, मतलब मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये इसका स्क्वायर कर दूं मैं, 2m ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर कर दूं, प्लस करना पड़ेगा इसका स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m ओमेगा स्क्वायर आर इंटू m ओमेगा स्क्वायर आर इंटू बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ये हम लोग जानते हैं। तो मतलब मेरे को कॉस थीटा निकालना पड़ेगा और इस पर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ एफ इन को आर का फंक्शन के रूप में ना बनाना है, थीटा हटाना है हमको। देखिए कैसे हटेगा। चले आइए, इसका नाम दे दीजिए आप सी, इसका नाम दे दीजिए टी, इसका नाम दे दीजिए एम। तो जो सी टी एम है वो ट्रायंगल बन गया। मैं कॉस थीटा अगर लिखने जाऊं, यहाँ देखिए कॉस थीटा अगर मैं लिखने जाऊं यहाँ पर, तो क्या दिख रहा है आपको? यहाँ देखना, इसके सामने है ये कैपिटल आर, ये आर, ये स्मॉल आर। हमारे पास फार्मूला होता है, ये हो जाता है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ये एंगल को बनाने के लिए जो दोनों साइड्स होते हैं उन दोनों का स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन 2 इंटू आर। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कट गया, आपका आ जाएगा, आर भी कटेगा पावर के साथ, तो स्मॉल आर हो जाएगा 2r, है ना, 2r कॉस थीटा के बराबर। यहाँ रखो जरा, यहाँ रखेंगे तो मेरा आएगा एफ इन इक्वल्स टू
अच्छा इसका स्क्वायर करना था हमको, वो हल्का फुल्का कैलकुलेशन चलता रहेगा, देखते रहिएगा। तो पहले स्क्वायर करूँ मैं, और एक काम करते हैं, देखिए हर जगह कॉमन है एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे कॉमन कर दिया, तो यहाँ बच गया मेरा 4r का स्क्वायर, यहाँ बच गया r का स्क्वायर, और यहाँ माइनस कॉस थीटा आपका हो जाएगा 4r, देखिए माइनस 4r, एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो भाई यहाँ पे जब स्मॉल, अच्छा कॉस थीटा भी था, सॉरी कॉस थीटा भी था, तो ये जो आपका 2 कैपिटल R कॉस थीटा है, जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो ये -2r स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा बड़ा आसानी से आपका m ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ऐसे आंसर आ गया।